हाथ में शांति स्वरूप संविधान लेकर चलने वाला व्यक्ति जब भगत सिंह के राह पे चल पड़े तो उस व्यक्ति को लोग गोपालगंज जिला में अजात शत्रु कहते हैं। हमारे साथ अजात शत्रु जी हैं, स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल हम आपसे ही करेंगे, ठीक है, ये अजात शत्रु नाम कैसे पड़ा? ये मेरा जन्म जो है ना 15 अगस्त को हुआ, तो ये एक ऐतिहासिक दिन है। तो एक ऐतिहासिक नाम मेरे पिताजी ने रखा। हमारे पिताजी के गुरु हैं रामनाथ शर्मा जी, स्वर्गीय रामनाथ शर्मा जी, आचार्य रामनाथ शर्मा जी, जिनके नाम पर ये सड़क है, उन्हीं के द्वारा दिया गया ये नाम अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं। लेकिन देखिए, नाम तो आपका अजात शत्रु है जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है, लेकिन हजारों मित्रों के बीच, ठीक है, आपने सैकड़ों शत्रु भी पाल रखा है। नहीं, देखिए कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन कोई हमारा पर्सनल दुश्मन नहीं है, कोई नहीं है। A to Z हम कह रहे हैं, जो भी हमको गाली भी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ लोग कल से जो है बहुत सारी गालियां दी है इस प्रोटेस्ट को लेकर के। UGC का भी हो रहा था, उस समय भी बहुत सारे लोग गालियां दे रहे थे। तो वो मुद्दों पर आधारित था, लेकिन वो वैसे व्यक्तिगत तौर पे जब मिलते हैं तो बहुत ही प्रेम से मिलते हैं, बहुत ही आदर के साथ मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाल समाचार लेते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई शत्रु वाकई नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये वो बात बता दीजिए, ठीक है, जैसे कि आपने अपने दादाजी का नाम बताया आचार्य कुछ करके। नहीं, हमारे दादाजी नहीं, हमारे पिताजी के मित्र, हमारे पिताजी के गुरु। आपके पिताजी के गुरु, हाँ, ठीक है। तो जायज सी बात है कि आप लोगों का जो प्रारंभिक जो भी विचारधारा रहा होगा या फिर वर्तमान में भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ, आध्यात्मिक रहा होगा, शिक्षा से जुड़ा रहा होगा, ठीक है। शुरुआत में कोई चाहता नहीं है कि अपने बेटवा को वकील बना दे, ठीक है। बाबूजी क्या चाहते थे? हमारे पिताजी वकील हैं और गोपालगंज क्रिमिनल के बहुत अच्छे वकील हैं। जी जी। तो उनको भी ये ख्वाहिश थी कि इस विरासत को कोई संभाले, जी। और उस विरासत को संभालने के लिए हम भी जो है वकालत पेशा से जुड़े हुए हैं। वकालत पेशा से जुड़े हुए हैं, लेकिन मन लगता है राजनीति में मजबूरी में वकील बने या फिर? देखिए, हमारे पिताजी क्रिमिनल के बहुत अच्छे लॉयर हैं, उनके पास बहुत अच्छा ब्रीफ है, बहुत लोगों का केस लड़ते हैं, बहुत लोगों का काम करते हैं, बहुत लोगों की सेवा करते हैं, और उनको भी इस बात की चिंता रहती है कि इस विरासत को भी आगे लेके जाना चाहिए। तो ये ख्वाहिश भी थी हमारे पिताजी की। और जो आप कह रहे हैं ना कि राजनीति करना और वकालत करना, तो वकालत और राजनीति का बहुत गहरा नाता है। आप स्वाधीनता की लड़ाई आपको याद हो तो उस समय जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे जो आप बड़ा नाम देख लीजिए, बड़ा से बड़ा नाम से छोटा कार्यकर्ता, उसमें 80 से एबव परसेंटेज आप देखिएगा तो उसमें बैरिस्टर थे, एडवोकेट थे, जो इस पेशे से जुड़े हुए लोग थे। तो ये कानून की जानकारी होना, हक की जानकारी होना, तो हमको हक की जानकारी होगी तो जनता को भी हक दिलाना, इंसाफ दिलाना, यही राजनीति है। तो बड़ा नजदीक का रिश्ता रहा, इसलिए हम इस प्रोफेशन के साथ राजनीति भी, समाज का काम भी करने में अच्छा भी लगता है, लोगों के काम भी आ जाते हैं, लगता है कि हाँ यह जीवन जो है स्वार्थ है, स्वार्थ हुआ। अच्छा, इसके पूर्व में आपके पिताजी भी पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, ठीक है, आपकी भी चुनाव लड़ने की ख्वाहिश वगैरह है या फिर जयप्रकाश नारायण जैसा नेता बनना है? ऐसा नहीं है, हमारे पिताजी भी कई लोग मतलब नेता, मतलब चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनते हैं, नेता नेता होता है। देखिए, हमारे पिताजी राजद से बहुत पुराने सिपाही हैं, लालू यादव के मित्र हैं। लालू यादव बाई नेम हमारे पिताजी को बगल में बिठाते हैं। तो लालू जी से बहुत करीबी नाता रहा है। लालू यादव हमारे घर पे कम से कम 10 बार आए होंगे। हमारे पिताजी मतलब जब विधायक थे तब, जब सांसद थे तब, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कईयों दफा हमारे यहाँ आए हैं। तो पिताजी का भी एक राजनीतिक रुचि रहा है। पिताजी हमारे विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं, गोपालगंज के बहुत अच्छे पद, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद से रिजाइन करके विधानसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने। 5000 के आसपास में उनको वोट भी मिला था। सन 2020 में सन 2000 में लड़े थे, आज से 26 साल पहले। मात्र 5000 वोट मिले? हम मात्र 5000। उस समय 24-25 हजार में तो जीत ही हो गई थी। उसमें निर्दलीय लड़े थे या फिर निर्दलीय लड़े थे। हाँ, उस समय भी 17-18 कैंडिडेट थे। सिटिंग एमएलए 1100 वोट लाए थे, और बहुत बड़े बड़े चेहरे जो हैं, जिनको आप आज राज्यसभा का सांसद कहते हैं, गोपालगंज से मिलन मिश्रा जी, वो भी शायद 1500-1300 के आसपास में वोट लाए थे। उस परिस्थिति में हमारे पिताजी जो है 5000 के आसपास में वोट उनको था। तो
हम आप बोले कि आपको भी चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, हमने भी पिछला बार चुनाव लड़ा है, नगर परिषद चेयरमैन पद पे लड़ा है, जी। मुख्य पार्षद पे। हम दूसरे नंबर पे रहे, जहां बात करते हैं साहब राष्ट्रीय लेवल का, चुनाव लड़ते हैं पंचायती लेवल का। देखिए ये कोई बात नहीं हुआ। बात तो हम नहीं, आपकी जो वैचारिक हम विरोध तो हो बात तो एप्स्टीन फाइल पे भी करेंगे, अमेरिका जी। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी उस पे जवाबदेही देने की बात करेंगे। तो कहा हम जाकर के अब अमेरिका का चुनाव नहीं न लड़ेंगे, हम जहां हैं, और चुनाव हम नहीं लड़ते हैं, जी। चुनाव हमारे लोग लड़ाते हैं। यहाँ नगर के लोग जो है उनको लगा कि पहली बार ये खुला है आम आदमी के लिए वोट के लिए। पहले तो ये जो पद था वो बिक जाता था, उसमें कौन कितना पैसा दे रहा है, पार्षद उनको वोट दे देते थे पैसा लेकर के। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि आम आदमी डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि चुनेगा। तो जनता ने हमको कहा कि भाई लड़ना चाहिए, इस लड़के को लड़ना चाहिए। हम लड़े। आप देखेंगे जहां हमारे विपक्षी थे उनका करोड़ों रुपए खर्च हुआ, वहां हम महज 1 लाख के आसपास में हमारा पैसा खर्च हुआ था, जिसमें हम लोग सब चीज, पोस्टर बैनर सब चीज 1 लाख के अंदर में ही हो गया था हम लोग का चुनाव। हम दूसरे नंबर पे रहे, रिजल्ट मतलब 5115 वोट मिला वहां, हमको। लेकिन पूंजी हार गया। पूंजी जीत गया वह, पूंजी जीत गया। पूंजी जीत गया, पूंजी उनका मैनेजमेंट जीत गया। उनका जो सपोर्ट था वो पूरा का पूरा महकमा राजद का, उस समय रियाजुल हक राजू साहब राजद के उस समय कद्दावर नेता हुआ करते थे। रियाजुल हक राजू साहब उनके साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग किए। और भी बहुत सारे वजह रही। शहर का वोट है, मान लीजिए शहर में बीजेपी का वोट होता है, राजद का वोट होता है। हम उस समय कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से थे, उसके बावजूद लोगों ने मुझे पसंद किया। बीजेपी के लोग भी लड़ रहे थे, जो बहुत लोग तो ऐसा लड़ रहे थे जो नरेंद्र मोदी का पोस्टर साट करके लड़ रहे थे कि हम भाई असली भाजपाई हैं, हमारे साथ प्रधानमंत्री जी का फोटो है। आप किसका फोटो साटे थे? हम तो अपने पिताजी का फोटो साटे थे। यहाँ कोई दलगत चुनाव तो था नहीं, लेकिन कुछ लोग मोदी जी का पोस्टर साटे थे। 500-600 वोट में उसी मट के रह गए। तो शहर का वोट है, शहर का वोट बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी राजद के बीच इर्द गिर्द झूलता है। उसके बावजूद शहर के लोग जो है एक कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आने वाले प्रत्याशी को इतना सराखों पे बिठाया, 5115 वोट दूसरे स्थान पे रखा। तो ये बड़ा अच्छा लगा हमको भी, बहुत एक सकारात्मक संदेश दिखाई दिया। आगे भी मौका मिलेगा तो हम लोग इसको उन लोगों की उन उम्मीदों को पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, ये अजात शत्रु तो पार्टी का है नहीं बदल देते हैं? जब मान लीजिए कि शहर का वोट जो है कभी राजद की तरफ बहता है तो कभी भाजपा यानी कि एनडीए की तरफ बहता है, तो काहे माले में बने हुए हैं? माले कम्युनिस्ट देखिए, में काहे बने? कम्युनिस्ट पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी के पास आइडियोलॉजी है। कम्युनिस्ट पार्टी ही आज के दौर में एक ऐसी पार्टी है जो वोट की चिंता नहीं करती है, खुल करके अपनी बातों को रखती है। चाहे वो सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हो, आप देखे होंगे कि उस समय बड़ी बड़ी पार्टियों को डर लग रहा था कि इस प्रोटेस्ट में अगर हम कुछ बोलेंगे तो बहुसंख्यक आबादी हमसे नाराज हो जाएगी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी खुल करके कहा कि ये सीएनआरसी जो है वो संविधान विरोधी है, हम इसका विरोध करेंगे। खुल करके किया गया। यही जो है प्रोटेस्ट जो चल रहा है अभी, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ, इसमें आप देख लीजिए बिहार में मुख्य विपक्षी दल है राजद, कहीं नहीं दिखाई दिए। और खुल करके बिल्कुल बेझिझक वोट मेरा रहे चाहे जाए, जो अन्याय हुआ है छात्रों के खिलाफ उसके खिलाफ हम लोग सड़क पे उतरेंगे। और कम्युनिस्ट पार्टी यहां से लेकर दिल्ली तक, भाकपा माले का जो स्टूडेंट विंग है, आयशा के नेतृत्व में वहां समझिए कि जंतर मंतर पे एक बड़ा भूमिका आयशा का रहा है इस प्रोटेस्ट में। तो ये वजह रहा कि कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ने का। कम्युनिस्ट पार्टी गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, इनके हकों की लड़ाई लड़ती है, वोट की चिंता नहीं करती है। आपको नहीं लगता है कि आपके प्रतिभा की कदर इस पार्टी में नहीं हो पा रही है? क्योंकि आप ही के पुराने साथी रहे, आप ही के पार्टी के कन्हैया कुमार, जो कि आज राष्ट्रीय लेवल के नेता बन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ते हैं, सिंबल वगैरह भी, वो भी बोलते थे कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं, कन्हैया कुमार वाकई में एक बहुत ही स्कॉलर स्टूडेंट रहे, फिर जेएनयू के प्रेसिडेंट बने। कन्हैया कुमार में बहुत क्षमता है। कन्हैया कुमार एक वाकई में देश के बहुत अच्छे लीडर में उनका नाम शुमार है। वो एक बहुत अच्छी आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं। कन्हैया कुमार को भी ये लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रह करके हम थोड़ा सा, उनका दायरा कम हो रहा था। हाँ, नहीं, दायरा उनका सिमट गया था। उनको मान लीजिए
यूपी के चुनाव में जाना है, गुजरात के चुनाव में जाना है, तो वहां कम्युनिस्ट पार्टी का आधार नहीं है। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां आप पूरे देश में घूम घूम करके इस तानाशाह सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ आप बुगुल फूंक सकते हैं, उनके खिलाफ लोगों को गोलबंद कर सकते हैं। और वाकई में कन्हैया कुमार की जो पहचान है वो पूरे देश में। यानी कि जब तक दायरा बड़ी नहीं है तब तक कम्युनिस्ट में बने रहेंगे, बाद में पार्टी बदल देंगे? ना, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला था। लेकिन कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी में रहते तो ज्यादा अच्छा रहते, ज्यादा सेफ रहते। और ये अजात शत्रु पार्टी बदलेंगे कि बने रहेंगे? ना, हम तो भाई जहाँ हैं वहां बने रहेंगे। हमको पार्टी से कोई विशेष लेना देना नहीं है। हम लोग जनता के सरोकार से मतलब रखते हैं। पार्टियां बहुत मायने नहीं रखती हैं। पहले देश मायने रखता है, समाज मायने रखता है, उसके बाद पार्टी। जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, जब किसी व्यक्ति के साथ मतलब दुर्भावना से ग्रस्त लोग जब उसको प्रताड़ित कर रहे होते हैं, तो वो वकील के पास जाता है और वकील उसका केस लड़ता है। लेकिन जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई मतलब बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला होता है, अजात शत्रु को पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। जी जी, कल आप भागने वाले भी थे, मतलब छुपने वाले थे, ठीक है, कि हमको जाना है प्रोटेस्ट में, हालांकि आए प्रोटेस्ट में, ठीक है, लेकिन आपको अरेस्ट किया गया, आपको ले जाके थाने में बैठाया गया, ठीक है। इसके लिए आप अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ पाते हैं? देखिए, कई को लोग बोलते हैं कि बड़का वकील बने लड़ करे कि पुलिस लेकर चल जाता। बिल्कुल। अब एक चीज समझिएगा, इसके पहले एक बार अग्निवीर का कार्यक्रम हुआ, पूरे देश में स्वस्फूर्त आंदोलन चल रहे थे। उस समय अम्बेडकर छात्रावास के बहुत सारे बच्चे हमारे संपर्क में थे, और भी बहुत सारे बच्चे, कोचिंग के बच्चे जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वो बच्चे भी हमारे संपर्क में थे और कह रहे थे कि भाई 3 साल 4 साल तो हम लोग को तैयारी में लग जाता है, अब नौकरी मिलेगी तो वो भी 4 साल की, तो ये तो ठीक नहीं है। हम लोगों को भी आंदोलन करना चाहिए। पूरे देश में आंदोलन हो रहा था, तो उसमें हमको हाउस अरेस्ट किया गया और वो वहीं पे आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। आप बोले ना कि हम कोशिश किए आज बचने की, नहीं, हम बिल्कुल घर से, यहाँ से छुप गए थे, हम घर पे नहीं थे। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे दोस्तों के यहाँ भी नॉक किया गया कि अजात शत्रु यहाँ हैं, यहाँ है। तो 4-5 जगह 10 जगह खोजा गया, खोज करके निकाल लिया गया। तो ये कोई बात नहीं है। इस बार तो आर पार की लड़ाई थी। हमने स्पष्ट कह दिया था कि भाई आप लोग गलत कर रहे हैं। तो ये लोग जो है 11:15 में हमको प्रोटेस्ट में शामिल कर देते हैं, खुद से ले जाकर के हमको कहते हैं कि चलिए अब आपको प्रोटेस्ट में शामिल कर देते हैं। लेकिन जैसे कि हमारा संविधान कहता है, ठीक है, कि आवाज बुलंद करना या फिर प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, ये मतलब हर व्यक्ति का अधिकार है। ठीक उसी लेकिन तरह इस अधिकार को जब छीना जाता है तो इसपे पुलिस के ऊपर कोई मतलब संविधान में ऐसा बना हुआ है आर्टिकल वगैरह जिससे मतलब पुलिस प्रशासन को भी हम लोग मतलब चैलेंज कर सके कि नहीं भैया, आप हमको आंदोलन करने से नहीं रोक सकते हैं? नहीं, देखिए, पुलिस प्रशासन को कुछ लोग जो है गलत इन्फॉर्म करते हैं और वो कहते हैं कि इनके आने से पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा हो जाएगा। तो ये संविधान जो है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन को भी कुछ ताकतें दी गई। अजात शत्रु हत्यारा है, मर्डरर है, क्रिमिनल है। अब ये तो जिला प्रशासन बताए कि मेरे ऊपर कई गो हत्या का मुकदमा है, कई गो लूट का मुकदमा है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ऊपर जो भी मुकदमे हैं वो हैं सफाई मजदूरों के आंदोलन के लिए, जो खाना बनाने वाली महिलाएं हैं जिनको रसोईया कहते हैं हम स्कूल में, उनका सैलरी था 1100। मतलब उस 1100 मजदूरी सैलरी, गलती से कह दिया, मजदूरी 1100 था, उसको 1500 के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, उसमें एक केस हुआ। तो इस तरह के जो भी जन सरोकार के मामले हैं उसको लेकर के हम लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो केस हो जाता है। आज भी अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होता तो वो लोग हमारे ऊपर केस करते। अच्छा, ऐसे में मान लीजिए कि मैं बोल दूं कि अजात शत्रु से हमको जान का खतरा है, ठीक है, अजात शत्रु हमको गोली मरवा देगा, तो बिना पूछे, बिना जांचे, बिना आपके बैकग्राउंड को देखे आपको डलवा दिया जाएगा जेल में, फिर आप लड़ते रहिए कानूनी लड़ाई। अब ये तो जिला प्रशासन की समझदारी से जुड़ा हुआ मामला है। जिला प्रशासन क्या सोच करके, क्या समझदारी के साथ इस काम को करता है। बाकी जो आप कहे कि अगर आप हमको कह देते हैं कि हमको आपकी जान से मतलब हमको आपसे जान का खतरा है, हाँ, मरवा दीजिएगा, तो ये तो इससे अलग हम बात करें कि अगर हमने कोई एफआईआर कर दिया कि आपने हमको चाकू मारा, चाकू मारने का प्रयास किया, तो एफआईआर दर्ज हो जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी प्रशासन को
प्रशासन हमको अपराधी नहीं मानती है। प्रशासन का काम अपराधी, प्रशासन के नजर में हम अभियुक्त हैं, अपराधी नहीं। और कोर्ट भी हमको अभियुक्त मानती है, अपराधी नहीं मानती है। जब तक सजा साबित ना हो जाए, जब तक जुल्म साबित ना हो जाए, तब तक हम अभियुक्त हैं, अपराधी नहीं हैं। इसलिए ये जो समझदारी है, आपके शिकायत पे वो हमको अभियुक्त मानते हैं, लिखित शिकायत पे अभियुक्त मानते हैं, ये समझदारी जिला प्रशासन मतलब पुलिस प्रशासन की है। तो अब पुलिस प्रशासन की समझदारी पे सवाल करिए कि क्या समझदारी है भाई उनकी कि कुछ भी हो रहा है उठा ले रहे हैं। तो अच्छा लगे हाथ, एक और क्वेश्चन हम आपसे कर लेते हैं। एक आपका स्टेटमेंट आया था कि पत्रकारों के ऊपर अगर कोई भी फर्जी मुकदमा होता है, ठीक है, तो उसका केस मैं फ्री में लड़ूंगा, ठीक है। कोई धन्ना सेठ आप हैं? हमने ये नहीं कहा कि पत्रकारों के ऊपर कोई फर्जी मुकदमा होता है तो उसका केस हम लड़ेंगे, बल्कि हमने ये कहा कि जो भी संघर्ष कर रहे लोग हैं, जो पत्रकार हो, पत्रकार नहीं हो, संघर्ष कर रहा है, जो भी संघर्ष कर रहे लोग हो, जनवादी मुद्दों पर, जी जी, जो जनता के पक्ष में संघर्ष कर रहे हो और उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हो, तो उनके मुकदमे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप कोई धन्ना सेठ हैं, हम सेठ नहीं हैं, लेकिन हम इतना तो आपको जरूर बताएंगे कि मेरी भूख 2 रोटी की है और 2 रोटी के लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्रबंध है। हम 2 रोटी खा लेते हैं, उससे ज्यादा की मतलब इच्छा नहीं रखते। चलिए रिसेंट मुद्दे पर आ जाते हैं, ठीक है। गोपालगंज में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ और शायद हमको लग रहा है कि अब तक देश का सबसे ज्यादा शांतिप्रिय प्रोटेस्ट था, ठीक है। और प्रोटेस्ट में जैसे कि आपने एक निजी चैनल को बयान दे रहा था कि 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ। खत्म क्या हुआ? 10-15 मिनट में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, वाकई में गोपालगंज की जनता को, गोपालगंज के छात्र नौजवानों को, न्याय पसंद जनता को जो है हम धन्यवाद देंगे और उनको बधाई देंगे कि आपके इस प्रोटेस्ट, इस ऐतिहासिक प्रोटेस्ट से जो है आज वो रंग लाया है। और ये तो बिल्कुल ऐतिहासिक पीसफुल प्रोटेस्ट रहा, अच्छा लगा। बहुत कम समय में बहुत अच्छे लोग इकट्ठा भी हो गए, और भी संख्या बढ़ सकती थी अगर जिला प्रशासन का ये तानाशाही रवैया नहीं होता, तो संख्याएं और भी ज्यादा हो सकती थी। तो बहुत बहुत ही ऊर्जा के साथ लोग उतरे थे और बहुत अच्छा प्रोटेस्ट रहा आज का। और इसका निर्णय भी आ गया। आप देखें कि ये इस प्रोटेस्ट का कितना सकारात्मक और कितना जल्दी निर्णय आया। वो जो आप बता रहे थे, मीडिया बंधु को एक मीडिया बंधु हमसे पूछे कि ये आंदोलन कब खत्म होगा, तो चूंकि आखिरी दौर में हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हमने कहा उनसे कि 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर हमको लगा आंदोलन कैसे 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा? भाई आंदोलन तो तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो जाए। और उसके बाद इत्तेफाक देखिए कि 15 मिनट 20 मिनट के बाद हम लोगों को खबर मिलती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उपाध्याय जी पूछ रहे थे इस बात। जी जी, तो बता दें कि हमारे साथ जिले के बहुचर्चित व्यक्ति यानी कि अजात शत्रु जी थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पे बड़े